आज हम लोग पढ़ेंगे अपवाह या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अपवाह वेग या अनुगमन वेग, बात एक ही होती है ना। अपवाह वेग या अनुगमन वेग एक ही बात होती है। अपवाह वेग बोल दो या अनुगमन वेग बोल दो, एक ही चीज के दो नाम है ये। ठीक है, एक ही तरीके के वेग के दो नाम है। अनुगमन वेग को किससे दिखाते हैं? vd से। ठीक है, अनुगमन वेग को किससे दिखाते हैं? vd से। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अब ओम का नियम क्या है? v अपॉन i इक्वल टू कांस्टेंट है ना। विभवांतर और धारा का जो अनुपात है, विभवांतर और धारा का जो अनुपात है, वैद्युत धारा, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, विभवांतर और धारा का जो अनुपात है वो क्या होता है? कांस्टेंट। कब होता है? जब इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। यही तो है ओम का नियम। तो ओम का नियम हमें प्रूव करना है किसके द्वारा? अनुगमन वेग vd के द्वारा। vd के द्वारा हमें ये बात प्रूव करनी है कि v अपॉन i इक्वल टू कांस्टेंट। ओम के नियम से ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने माना एक चालक कार है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे vd के द्वारा हमें क्या प्रूव करना है? v अपॉन i इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो टर्म है ये कांस्टेंट होगी, तो vd के द्वारा ये प्रूव करना है। और हमें पता है कि vd और i में रिलेशन होता है कुछ। जी, vd और i में रिलेशन है। i इक्वल टू पढ़ा है ना तुमने, vd इनटू e। vd से हमें v अपॉन i का कांस्टेंट प्रूव करना है vd के थ्रू, अनुगमन वेग के द्वारा। ठीक है, और हमें क्या पता है? vd का i से रिलेशन हमें पता है, तो हम ये वाली टर्म हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। i इक्वल टू na vd e, ये हमें लिखनी पड़ेगी यानी कि। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने एक चालक कार लिया। ठीक है, एक चालक कार लिया जिसकी लंबाई कितनी ली थी? स्मॉल एल। स्मॉल एल। ठीक है, इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो कितना है? कैपिटल ए। इसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर था v। ठीक है, तब इसमें धारा जो उत्पन्न हुई कितनी थी? i स्मॉल एल। ठीक है, एक चालक तार लिया जिसकी लंबाई स्मॉल एल है और जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इसके सिरों के बीच हमने विभवांतर v लगाया, धारा उत्पन्न होगी। यही ओम का नियम है कि विभवांतर लगाया जाता है तो धारा उत्पन्न हो जाती है। तो विभवांतर लगाया, धारा उत्पन्न हो गई। और इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल एन। तब चालक तार में बहने वाली धारा I बराबर क्या होगा? na vd e क्या है यहाँ पे? here E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये हमारी हो गई इक्वेशन। I इक्वल टू क्या हो गया? na vd e। ठीक है, I इक्वल टू क्या हो गया? na vd e। और यहाँ E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ तक करा दिया मैंने, है ना? अब इसके आगे चलेंगे। अब देखो, इसके अंदर मैंने माना n इलेक्ट्रॉन है। सही है, कितने इलेक्ट्रॉन है? n। समझना इस डेरिवेशन को, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ऐसे समझ में आ जाएगा चुटकी में एकदम, कि कभी भूलोगे नहीं। कोई तुमसे पूछेगा भी ना ऐसे चलते फिरते तो भी करके दिखा दूंगा, लेकिन समझ लेना बस एक बार। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स इतनी टफ होती नहीं है जितनी तुम लोगों को लगती है। क्यों? उसके बारे में सोच होनी चाहिए। जो तुम्हें मैं कई चीज़ें बताता हूँ, तुम्हें पता लगता होगा वहाँ पे कि ये तो सामान्य जिंदगी में भी यही रूल है और फिजिक्स में भी यही रूल है। ठीक है,
सामान्य जिंदगी में भी इक्विलिब्रियम चाहते हैं, मतलब हर जगह समानता, और फिजिक्स में भी यही रहता है, कई रूल ऐसे होते हैं ना। तो फिजिक्स में भी वही चीज चलती है, जो हमारी सोच है, जो हमारी सामाजिक सोच है, वो फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं काम करती है। रूल उसके भी लगभग वैसे ही है। तो अभी हमें समझना है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कितनी मानी, प्रत्येकांक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने इसमें, चलो ठीक है, माना चालक तार में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल है, तब इनके ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग क्रमशः क्या क्या है, u1 u2 u3 un। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है n, कितने हैं n, धरायनों से टक्कर भी होती है ना इनकी। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की दो लगातार टक्करों के बीच, ठीक है, औसत समय क्रमशः, या ऐसे ले लें हम, दो लगातार टक्करों के बीच का समय क्रमशः, देखो उन इलेक्ट्रॉनों के लिए जिनके लिए हमने u1 u2 u3 लिया है, उसी क्रम में हमने लिया। क्रमशः का मतलब क्या होता है, उसी सेम क्रम में। जिस इलेक्ट्रॉन का वेग u1 था, उसकी दो टक्करों के बीच का समय कितना है, τ1। दो टक्करों का मतलब क्या होगा, एक टक्कर मान लो इसकी यहाँ हो गई, एक अगली टक्कर यहाँ हुई, तो दूसरी टक्कर जब हुई उस बीच में समय कितना लगा इसे, τ1। समझ में आई बात, क्या कहना चाह रहा है, समझ लेना बात को। दो टक्करों के बीच का समय का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये चल रहा है, इसकी एक टक्कर यहाँ हुई, ठीक है, फिर ये मान लो इधर मुड़ गया, इधर जाके फिर टकरा गया, तो दो टक्करों, पहली टक्कर ये, दूसरी टक्कर ये, दो टक्करों के बीच का जो समय है इसका वो कितना है, τ1। उस इलेक्ट्रॉन के लिए है जिसका वेग हमने कितना माना था, u1। दूसरा जो जिसका वेग u2 है, उसके लिए वेग कितना, वो टक्कर का समय कितना हो जाएगा, τ2। तीसरा जिसका वेग u3 है इलेक्ट्रॉन, उसका टक्कर का समय कितना हो जाएगा, τ3। इसी तरीके से जो n इलेक्ट्रॉन है उनकी टक्करों के समय कहां तक पहुंचेंगे, जो un है उसके टक्कर का समय कितना हो जाएगा, τn। दो लगातार टक्करों के बीच का समय, सही है। तब ये समय टॉ से दिखाते हैं, टॉ से दिखाया है, शांति काल को टॉ से दिखाते हैं, ठीक है भैया पहले तो बताया शांति काल, कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया। तुम टॉ से, मैं नहीं कह रहा तुम टॉ से दिखाओ, तुम तो लैम्डा से दिखा दो, कोई नहीं काटेगा, है ना, समझ में आ रही है बात। क्या, अगर तुम किसी न्यूमेरिकल में v की जगह x मान लो कि प्रारंभिक वेग x बराबर है, कोई नहीं काटेगा, किसी को इस चीज से मतलब नहीं है, आपत्ति किसी चीज से नहीं है, ये एक काल्पनिक नाम है। इसे τ1 भी कह सकते हो, t1 भी कह सकते हो, m1 भी कह सकते हो, n1 भी कह सकते हो, समझ में आई बात। तो कभी भी इन चीजों में वो मत सोचा करो, ना कंफ्यूज हुआ करो, ना पूछा करो इस चीज को, क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए ये एक काल्पनिक नाम है। तो टॉ कह सकते हैं, बुक में टॉ दिया है, किसी में टी भी दिया हो सकता है। तो क्या समय क्रमशः τ1 τ2 τ3 τn है, कौन से का, जिनके ऊष्मीय वेग क्या क्या थे, u1 u2 u3 u1। ऊष्मीय वेग के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था, ये अनियमित वेग होते हैं, किधर भी चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ही तो मिलेगा, जब इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाओगे तो ये वेग तो होगा, एक और वेग भी मिल जाएगा ना, vd अनुगमन वेग।
ये तो पहले से होता है। देखो जो ऊष्मीय वेग होता है वो तो पहले से होता है। क्या होते हैं वो? U1, U2, U3 सब इनके पास था पहले से। क्या? इन इलेक्ट्रॉनों के पास U1 वेग, U2 वेग, U3 वेग, UN वेग, ये ऊष्मा के कारण वेग होते हैं, ये पहले से होते हैं। जब इन्हें जोड़ा, किसी सोर्स से जोड़ा, बैटरी से जोड़ा गया मान लो, ठीक है, जब बैटरी से जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? एक और वेग आ जाएगा साथ में इनके। किस कारण? क्योंकि विभवांतर उत्पन्न हो गया है, ठीक है, तो VD और आ जाता है। तो हाँ, इनके जो ऊष्मीय वेग थे वो U1, U2, U3, UN थे, और इनके दो लगातार टक्करों के बीच का समय कितना कितना है? τ1, τ2, τ3, τ1। यदि इलेक्ट्रॉनों में विभवांतर के कारण उत्पन्न त्वरण ए हो, रुक जाओ, ए हो, तब इन इलेक्ट्रॉनों के कुल वेग क्रमशः निम्न होंगे। क्या होंगे? अब ये देखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन जो था, हमने देखो ये माना था, एक इलेक्ट्रॉन लेके चले हैं हम, ये इसकी टक्कर हुई इस वाले से, फिर ये मुड़ा, इसकी टक्कर हुई इस वाले से, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमने ये माना है, इसके पास पहले कितना वेग था? U1, है ना। अब इसको मिल गया त्वरण, सही है। यहां से मान लो टक्कर हुई, हम यहां से यहां तक की गति देख रहे हैं केवल, ये गया, इसके पास टकराया, हमें दो टक्करों के बीच की गति देखनी है ना, हम यहां से यहां तक की गति देखेंगे, बस दो टक्करों के बीच की गति। इसके पास पहले वेग कितना था? U1। अब ये जब टकराया इससे, उसके बाद चलेगा आगे, अब इसके पास त्वरण कितना है? A। विभवांतर के कारण उत्पन्न त्वरण कितना है? A हो, ठीक है। और यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा? τ1। यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा? τ1। ये हमने बताया ना कि दो टक्करों के बीच का समय कितना है? τ1। तो इसका जो वेग हो जाएगा, अंतिम वेग v बराबर क्या होगा? v बराबर u प्लस at, सुना है तुम लोगों ने? उससे v1, इसका जो अंतिम वेग होगा v1 बराबर वो कितना होगा? u1 प्लस a τ1। हाँ, ये भी पहले इलेक्ट्रॉन का जो कुल वेग होगा वो कितना हो जाएगा? देखो पहले इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें हम, फिर से समझ लो इस बात को, अगर समझ नहीं आई है तो ऐसे समझो। अब मैं थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। क्या? यहां से इलेक्ट्रॉन चला, पहली टक्कर हुई, दूसरी टक्कर हुई, ठीक है। इस बीच में जो समय था वो कितना था? τ1। तो एक वेग उसके पास पहले से था U1, प्रारंभिक वेग उसका कितना था? U1। जब उसकी टक्कर हुई उसके बाद उसे त्वरण मिला A, कितना? A। तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? V बराबर होता है U प्लस at। U1 इसके पास पहले से था, U1 से तो ये चल ही रहा था, इसका ऊष्मीय वेग था U1 प्लस A इंटू τ1, क्योंकि A कितना है यहाँ? A क्या है यहाँ पे? त्वरण। तो इसका त्वरण कितना है? A। तो इसका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो कितना होगा? U1 प्लस A τ1। कितना होगा? U1। इसी तरीके से दूसरे का कितना होगा? U2 प्लस A τ2। इसी तरीके से तीसरे का कितना होगा? U3 प्लस A प्लस A। देखो त्वरण तो सबके सब में सेम है, A τ3 एंड UN प्लस A τn। अब इतनी बात को एक बार फिर से समझ लेना, क्योंकि देखो कुछ खास करा नहीं है अभी तक। हमने इनके ऊष्मीय वेग क्या मान लिए थे इलेक्ट्रॉनों के सबके? U1, U2, U3, UN, ठीक है। एक दो टक्करों के बीच का समय पहले इलेक्ट्रॉन का कितना था? τ1। दूसरे का कितना था? τ2। तीसरे का कितना था? τ3। UN का कितना था? τn। अब इनमें त्वरण जो उत्पन्न किया गया वो कितना था? सबके लिए सेम त्वरण होगा, वो कितना था? A त्वरण उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रॉनों में, तो क्या हो जाएगा? U1 प्लस A τ1, पहले वाले का टोटल वेग हो जाएगा ये, U2 प्लस A इंटू τ2,
v बराबर u प्लस at से, और ऐसे u3 प्लस a tau 3, और ये क्या हुआ un प्लस a tau 1, क्योंकि त्वरण कितना है a है। नोट कर लो इसे। इतना समझ में आ गया तो आगे बस खत्म है अभी। तो देखो ये कैसे आया, फिर से एक बार समझ लो। ये मान लो दो धन आयनों से टक्कर हुई इस इलेक्ट्रॉन में, सही है। जब वो यहाँ से फिर से चलना स्टार्ट करेगा तो उसके पास एक ऊष्मीय वेग तो होगा ही Q1, और साथ में क्योंकि इसके सिरों को बैटरी से जोड़ दिया गया है, इससे तो एक त्वरण और लगने लगेगा एक। अब लगातार दो टक्करों के बीच का समय जो है इसका वो कितना है, तो इसका जो अंतिम वेग हो जाएगा v वो कितना होगा u प्लस at से, u1 प्लस a इंटू सही है। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा u2 प्लस a इंटू tau 2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा u3 प्लस a इंटू tau 3, और nवां इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका क्या होगा un प्लस a इंटू tau 1। बात समझ में आ गई इतनी? सबके अंतिम वेग क्या होंगे? तब औसत वेग क्या होगा? औसत वेग इसका इलेक्ट्रॉनों का, इसका इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। औसत वेग क्या? सारे वेगों को जोड़ दो और जितनी इनकी संख्या है उतने से भाग कर दो। तो क्या होगा u1 प्लस a इंटू tau 1, u2 प्लस a इंटू tau 2, u3 प्लस a इंटू tau 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से un प्लस a इंटू tau 1, और कितने से भाग कर देंगे? n से। तो देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं औसत वेग को? अगर अलग अलग तोड़ के लिख दूं तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश un अलग करके लिख सकता हूँ तोड़ते हुए। u1 u2 u3 un सबको एक साथ लिख लिया और बटे में क्या लिख दिया प्लस। अगर इन्हें देखूं मैं a tau 1 a tau 2 a tau 3 a कॉमन लेके a कॉमन आ जाएगा सब में से, और ब्रैकेट में क्या बचेगा tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 1 और बटे में n। ठीक है, here u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश un अपॉन n। इससे तुम्हारा परिचय पहले से है। ये क्या होता है? क्योंकि ये क्या है? औसत वेग ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग जब हम निकालते हैं तो वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वो सभी डायरेक्शन में कैसा होता है? जीरो। हर समान एक समान होता है, हर समान, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होता रहता है और क्या हो जाता है? जीरो। एंड tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 tau n अपॉन n। जब दो टक्करों के बीच का समय जो होता है उन समय अंतरालों का जब औसत निकाला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्रांतिकाल। बताया था ये? दो टक्करों के बीच के समय का जो औसत होता है वो क्या कहलाता है? तो ये पूरे जो भी चालक लिया है उसके लिए क्या कहलाएगा? ये शांतिकाल। नोट करो इसे भी। तो यहाँ पे u1 प्लस u2 प्लस u3 अपॉन n, ये क्या हो गया? औसत ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि ये चालक में हर डायरेक्शन में एक समान होता है तो एक दूसरे से क्या हो जाता है? कैंसिल। तो औसत ऊष्मीय वेग क्या हो जाएगा? जीरो, और tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 प्लस tau n अपॉन n, ये क्या हो गया? शांतिकाल। एवरेज है ये। सारे दो लगातार टक्करों के बीच जो समय अंतराल होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनों के लिए एवरेज है ये। तो एवरेज को क्या बोला जाएगा? शांतिकाल। और देखो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है उसी को अनुगमन वेग कह दिया जाता है, क्योंकि उससे ही चल रहे होते हैं ना सारे इलेक्ट्रॉन। जो टोटल वेग है जो औसत वेग आएगा उसी से तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, तो नहीं तो कहा जाता है अनुगमन वेग। तो जो औसत वेग था उसे यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम? या अनुगमन वेग लिख लेना है। समझ में आ गई बात?
अनुगमन वेग क्या होता है? वो वेग जिससे सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं, तो सबका एवरेज निकाला है, वही कहलाएगा ना अनुगमन वेग। अब लोग ये कहाँ गए? ये करंट ये जब बैटरी जोड़ देते हैं तो अभी कहीं गया नहीं है, ये इसमें अभी तो करेंगे ना सॉल्व आगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? अनुगमन वेग। तो इसे हमने Vt से दिखाया, ये औसत वेग जो है सब इलेक्ट्रॉनों का, उसे ही क्या कहा जाएगा? अनुगमन वेग। वही तो होता है, तो Vt से दिखाया हमने ऐसे। अब आगे देखेंगे, देखो क्या होता है। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा हमारा? इसकी जगह पे हम 0 रख देंगे, है ना, प्लस तो a इंटू इसकी जगह पे पूरी जगह पे क्या रख देंगे? तो एवरेज टॉ है। तो Vd बराबर क्या हो गया हमारा? a इंटू तो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? Vd बराबर आ गया a इंटू टॉ। अब हमें करंट a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और इसमें पुट करना है। तो वी हैव करंट जो होगा, ठीक है, a वो किसके बराबर होता है? f अपॉन m के। f बराबर m में पड़ा है, तो a की जगह f की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? ev। ठीक है, F इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर बल। इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा तभी तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो F के इलेक्ट्रॉन पर बल, और बल किसके बराबर होता है? QV। फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू QV। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E, और विभवांतर कितना लगाया है हमने यहाँ पे? V। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू V। सही है, ठीक है, चलो नोट करो थोड़ा सा। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू होता है QE, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए F बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू E। तो यहाँ पे हम F की जगह पे क्या लगा देंगे? E इंटू, सही है, इलेक्ट्रॉन पर बल लगा निकालना है ना। अब E के लिए एक और फॉर्मूला पड़ा है, विभव प्रवणता वाला। देखो V अपॉन x E बराबर क्या होता है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। डेल्टा x विभव प्रवणता का फॉर्मूला है। तो एयर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? E बराबर विभवांतर कितना है? V, और दूरी कितनी है? L तो V अपॉन L तो E की जगह पे क्या रखते हैं? V अपॉन L। तो E V M अपॉन M इंटू L। ये हो गया किसका मान? त्वरण का मान है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2। इक्वेशन 2 से अगर Vd का मान निकालोगे क्या आ जाएगा? ये अपॉन EV अपॉन ml ml। तो ठीक है, इक्वेशन 3 नोट करो इसे। टोन इन EV अपॉन ml इंटू टॉ। चलो ठीक है, तो Vd का मान हमारा क्या आ गया? EV अपॉन ml इंटू टॉ। अब Vd का मान उठा के सीधे समीकरण 1 में लगा दो, बस ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। सही है, Vd का मान कहाँ रखें? समीकरण 1 में रखने। I बराबर क्या है? Na Vd इंटू E तो Vd की जगह पे क्या रख दोगे तुम? EV अपॉन अपॉन ml तो टॉ इंटू E E। तो अब देखो V को उधर ही रोक लेते हैं हम, और I को इधर से उधर ले जाते हैं, तो V अपॉन I हो जाएगा। V को इधर ही रोक लिया विभवांतर को, I को उधर से उधर ले गए, V के अपॉन में जाएगा ना I, जी गुणा में बल मान लो, चलो तो समझ में आएगा। अब उधर लेके जाओगे तो अपॉन में जाएगा या गुणा में जाएगा? अपॉन में जाएगा। ठीक है,
बाकी सबको इधर ले आओ तो ml ऊपर चला जाएगा अपॉन अपॉन NA E का स्क्वायर टॉप na E स्क्वायर e टॉप स्क्वायर इनटू टॉप। अब जरा एक चीज देखो m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है कांस्टेंट होता है जी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलेगा तो नहीं l क्या है लंबाई ठीक है m देखो m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट होगा l क्या है चालकता की लंबाई लंबाई बदलेगी थोड़ी ना भौतिक अवस्था सेम रखनी है तो ये भी क्या हो गया कांस्टेंट प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट होगी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्रति एकांक आयतन में उतने ही रहेंगे क्षेत्रफल परिच्छेद क्षेत्रफल नहीं बदलेगा वो भी कांस्टेंट हो गया ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो भी नहीं बदलेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश बदलता थोड़ी ना है वो तो फिक्स है 1.6 गुणा 10 की घात -19 तो क्या है शांति काल वो सबका एवरेज है वो भी नहीं बदलेगा सारों का एवरेज जो निकालोगे वो थोड़ी ना बदलेगा ठीक है तो ये सारे के सारे क्या हो गए यहाँ पे कांस्टेंट ठीक है ये सारे के सारे ही कांस्टेंट हो गए हियर m l n a e and तो r क्या है कांस्टेंट कांस्टेंट्स सारे कांस्टेंट्स है ये देन v अपॉन i बराबर क्या हो गया कांस्टेंट कांस्टेंट यही तो ओम का नियम है यही ओम का तो हो गया ना समझ में आया बिल्कुल सिंपल है क्या पहले तुमने u1 प्लस 8 निकाले देखो एक बार फिर से शॉर्टकट में समझ लो 8 निकाला था सबके वेग निकाले थे ना इस तरीके से फिर सबको जोड़ के n से भाग कर दिया फिर वहां देखा u1 प्लस u2 प्लस u3 un अपॉन n बन रहा था ये तो हो गया 0 प्लस a τ1 τ2 τ1 तक था अपॉन में n इसकी जगह पे हमने क्या रखा तो a इनटू τ तो यहां से vd बराबर क्या आया था हमारा vd बराबर आ गया था a इनटू टॉप तो अब a की वैल्यू निकाल ली बस यहां से हमने a बराबर क्या लगाया हमने फिर F upon m f की वैल्यू लगाई e इनटू e फिर e की जगह पे रखा v अपॉन l ठीक है a की वैल्यू निकाल के सीधे इसमें लगाई vd की जगह और vd का मान कहां लगाया पहले समीकरण में क्योंकि vd का संबंध धारा से था I na vd ठीक है वहां लगाया और तुरंत फिर v को एक तरफ किया I को एक तरफ किया फिर हमने देखा सारे के सारे कांस्टेंट है सारे कांस्टेंट है तो v अपॉन I बराबर भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट कांस्टेंट यही होगा समझ में आ गया सबको ठीक है